हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए यार, बहुत दिनों से तुम लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ा दो, प्लीज मैम क्लास 11 का बायोलॉजी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। यार कर रहे हैं स्टार्ट। क्या कहा था मैंने आपसे? बेटा कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। सो देखिए यार, आप लोगों का पेशेंस और हम आप लोगों के साथ डेडिकेटेड है। इस चीज का सबूत है कि फाइनली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरी क्लासेस बेटा अब हुआ करेंगी, बायोलॉजी की क्लासेस आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी हफ्ते में 3 दिन आपके पास बायोलॉजी की क्लासेस आएंगी। अगर कोई इसमें चेंज होगा, कभी एक आधा दिन ऊपर नीचे होगा, तो ये आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा ना। बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चे थे जो क्लास 10 के, जिन्होंने हाल ही में एग्जाम दिया था। कुछ बच्चों का पहले ही पेपर हो गया था, सीबीएसई वालों का पेपर लेट हुआ था। बच्चों को थोड़ा सा गैप चाहिए था। सारी चीजें सोच विचार करके इसको इस टाइम पे स्टार्ट किया गया। बट वी आर नेवर लेट। आपको अच्छे से हम लोग पूरे साल पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को अपने साथ जोड़ करके बेहतरीन तैयारी करा सके। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। बेटा आई एम शिवांगी शर्मा, माई नेम इज शिवांगी शर्मा, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। मैं बेटा पढ़ा रही हूँ 7-8 सालों से। वैसे तो कई सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनल मेरा एक्सपीरियंस 7 से 8 साल रहा है। यहाँ पे बेटा मैं हर क्लास के बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। स्पेसिफिकली मैं क्लास 11th, 12th और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। बट आप लोग कुछ ऐसे बच्चे हो जो मेरे से क्लास 10 से पढ़ करके आए हो, क्योंकि मेरा मानना है कि क्लास 10th में एक बेस बनना बहुत जरूरी है जो 11th और 12th को चाहिए। तो हम लोगों ने तो वैसे साथ में कुछ 2-4 चैप्टर्स ही पढ़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपका बेस जरूर बना होगा। सो चलिए, नहीं बना है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम यहाँ पे अब एक एक करके चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ये मत सोचिएगा कि मैं ऊपर नीचे स्किप करके आपको पढ़ाऊंगी। स्किप मैं नहीं करना जानती, मुझसे आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है। मैं तुमको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगी, जो भी तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो नहीं लिखा है और जो जरूरी है, वो सारी तुम्हें चीजें पढ़ाऊंगी मैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सफर को आज से। आज जो हम चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। बेसिक सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आज क्योंकि पहली क्लास है तो इस क्लास को बहुत लंबा नहीं रखने वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं, क्योंकि आज हम इस चैप्टर का वो पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों का सवाल है मैम नीट के लिए प्लीज तैयारी करा दो, बोर्ड्स के लिए करा दो, वगैरह वगैरह। देखिए बेटा, मेरी क्लासेस देखने के बाद आपको नीट और बोर्ड्स में दोनों में ही मदद मिलेगी, और कभी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब क्योंकि तुम लोग बहुत बोल रहे थे क्लास 11 की स्टार्ट कर दो, तो प्लीज मुझे तुम सभी के कमेंट्स चाहिए। जितने व्यूज मेरे पास होने चाहिए उतने कमेंट्स मुझे चाहिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे और अपना रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर करेंगे। एंड नाउ बेटा we'll start with the first topic, that is characters of living। ये चैप्टर सिंपल सी बात करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन इस फर्स्ट यूनिट में आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बैक्टीरियाज और बाकी सब लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जो आप अभी नहीं जानते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में बेसिक चीजें कि कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं। ये वो बचपन वाले कैरेक्टर्स नहीं है, ये आपके साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है देखेंगे अभी आप। उसके बाद यहाँ पे कुछ बात होगी टेक्सोनॉमी की, जहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किस तरीके से उनको एक नाम देते हैं जो उनका एक यूनिक नेम हो और जो पूरी दुनिया में उनको इस नाम से पुकारा जा सके। एंड नाउ आज इसका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। चलिए बेटा, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ लिविंग की, तो जीवन की बात कर ली जाए। लाइफ स्पैन क्या होता है? देखिए, हर इंसान को कभी तो आया है जिंदगी में, कभी तो वो जिंदगी से जाएगा भी। वो कहते हैं ना, मिट्टी से ही आया है मिट्टी से ही मिल जाएगा।
क्यों भाई इधर उधर क्यों, हमें इधर उधर क्यों झांकना है, क्यों ज्यादा इच्छाएं रखनी है, अपना काम करना है, बढ़िया मौज करनी है, पढ़ना लिखना है, कमाना है, और जो सोचा है अपने लिए फैमिली के लिए कर करके दिखाना है। तो भाई सभी ही पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी सब, लेकिन ये जो समय है ना बीच का, जो हमारी जिंदगी है, जहाँ पे हम अक्सर भटकते हैं, अक्सर उदास होते हैं, किसी चीजों से हताश होते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं, इस पूरे समय को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। सो देखिए बेटा, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लाइफ स्पैन। तो ये बेटा होता है बर्थ से लेकर के डेथ तक का समय, इस बीच के पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब एक और चीज, ये लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। भाई पहले तो इंसान 100 साल भी जीते थे, आज तो 60 साल तक भी नहीं पहुंच पाता। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए बेटा, ये जो आपका लाइफ स्पैन है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। अगर मैं एक पैरेट की बात करूं ना, तो बेटा वो 140 साल जीता है, छोटा सा पैरेट है। लेकिन मैं अगर एक हाथी की बात करूं तो वो उतना नहीं जीता। एक रोज प्लांट की बात करूं तो 12 से 13 साल जी जाता है। लेकिन एक बैनियन ट्री की बात करूं तो वो तो और 100-200 साल जी सकता है। कुछ कुछ ऐसे बेचारे भी होते हैं जो पैदा ही मरने के लिए हुए थे, एक ही दिन में आते हैं, एक ही दिन में चले जाते हैं, एक दिन की उनकी जिंदगी है। तो ये बेटा लाइफ स्पैन आपका बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि बॉडी की फिजियोलॉजी, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या उनकी चीजें हैं, कहाँ वो रहते हैं, क्या उनकी हैबिट्स है, हैबिटेट है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगी मैं, लाइफ स्पैन does not depend on size, complexity, कि कोई कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कौन कितना सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बट लाइफ स्पैन बेटा डेफिनेटली डिपेंड करता है ऑन हैबिट, हैबिटेट, बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इन सब पे डेफिनेटली आपका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है ना। क्योंकि यहाँ पे बात हमने लाइफ स्पैन की है, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे। लाइफ स्पैन को बेटा 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपका आता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एक आपका होता है एवरेज लाइफ स्पैन, और एक बेटा होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखो भाई, इसको कैसे समझना है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरी क्लास में लेट्स सपोज 100 बच्चा है, और इस 100 बच्चे में से मैं कहूंगी बायो में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए। बायो का पेपर तो 100 के 100 बच्चों ने ही दिया है, लेकिन लेट्स सपोज कोई एक रैंडम बच्चा है, मतलब उसका नाम ले लेते हैं, अपना ही नाम ले लेते हैं, शिवांगी नाम का कोई लड़की है प्यारी सी, और उसके नंबर आए हैं 100/100 मैक्सिमम, यानी सभी में से, सभी मेरे स्टूडेंट्स में से उसके सबसे ज्यादा आए हैं। तो ये होता है आपका मैक्सिमम लाइफ स्पैन। आपने बेटा सारे स्टूडेंट में से, मेरी उस क्लास के सारे स्टूडेंट में से आपने कैलकुलेट किया। अब अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में, साइंटिफिक टर्म्स में समझाती हूँ, जब हम सारे ह्यूमंस की बात करते हैं, ऑल दी ह्यूमंस में सबसे ज्यादा कौन जिया। अक्सर आता रहता है इंस्टाग्राम में, ये जी है 100-200 साल, 200 साल तो खैर नहीं आया आज तक, लेकिन ये 110 साल से अभी तक जीवित है, अपनी 7वीं-8वीं पीढ़ी को देख रही हैं वगैरह वगैरह। सो ये बेटा होता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मतलब सभी ह्यूमंस में सबसे ज्यादा कौन जिया, सभी एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन जिया। एनिमल्स तो खैर अलग हो गया, क्योंकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे स्पीशीज हो गए। तो सभी एलिफेंट्स में सबसे ज्यादा कौन जिया, सभी रोज प्लांट में सबसे ज्यादा कौन जिया। सो ये बेटा
कैलकुलेट किया जाता है अमंग स्पीशीज। अब स्पीशीज का मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट और ह्यूमन में कौन ज्यादा जिए, नहीं, सारे एलिफेंट में कौन जिया, सारे ह्यूमंस में कौन जिया। सो दीज आर दी स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो एक से दूसरे से इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, क्लास 10th में पढ़ाया था। मतलब दोबारा बता देती हूँ, वैसे तो मैं आगे कमिंग चैप्टर्स में करना है, लेकिन स्पीशीज का मतलब कुछ नहीं है। इंसान इंसान को ही जन्म देगा ना बेटा, इंसान किसी घोड़े को तो जन्म नहीं देगा, इंसान किसी स्पाइडर को तो जन्म नहीं देगा, इंसान को बच्चा तो इंसान ही होगा, क्योंकि इंसान इंसान के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है। तो स्पीशीज वो होते हैं जो इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका बच्चा फर्टाइल होता है। तो ये बेटा आपका एक स्पीशीज में कैलकुलेट किया जाता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन। अब सेकेंड चीज मेरी आती है एवरेज लाइफ स्पैन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवरेज? एवरेज बोले तो मतलब ऐसा एक पॉपुलेशन में, अब मान लो जापान की पॉपुलेशन में लोग बढ़िया खाते हैं, फिट रहते हैं, अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, टेंशन नहीं लेते, लोड नहीं लेते, ज्यादा काम नहीं करते, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, बीमारियां उनको होती नहीं है, बढ़िया खाना पीना है, पानी वह सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी है नहीं। तो बेटा उनकी पॉपुलेशन, जापान की पॉपुलेशन में लोग ज्यादा जीते हैं। कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे पब्लिक हाइजीन अच्छा नहीं है, बहुत सारी लंबी सी गली है, उसी के सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, लोग उसी को यूज करते हैं, वहां बहुत सारी बीमारियां हैं, हर चीज है वगैरह वगैरह, तो वहां का लाइफ स्पैन कम होता है। तो लाइफ स्पैन अगर मैं बात करती हूँ एवरेज, तो वो पॉपुलेशन में देखा जाता है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के ह्यूमंस, या इंडिया में भी दिल्ली के ह्यूमंस, आपके महाराष्ट्र के ह्यूमंस। सो ये बेटा कैलकुलेट किया जाता है अमंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, अमंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तीसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आप कितना सोचते हो कि कौन कितना जिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को कैंसर हो गया, अब यार ऑब्वियसली कैंसर बेटा अगर उसको बिगड़ गया है खतरनाक तरीके से, तो वो ज्यादा लंबा नहीं जीता, क्योंकि उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो ये बेटा ईयर्स में कैलकुलेट होता है कि कितना ईयर्स आप वो बंदा जीने का आप सोच रहे हो वो जी सकता है ना। अनदर वर्ड इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बेटा होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। चलिए अब ये तो सारी यहां पे बातचीत हो गई। अब बेटा मुझे एक बात बताइए, मुझे लाइफ स्पैन तो समझ में आ गया, मैंने लाइफ स्पैन में कहा कि हर कोई इंसान जीता है, हर इंसान मरता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या कोई ऐसा है जो इमॉर्टल हो? इमॉर्टल बोले तो अमर हो, कोई भी ऐसा हो जो अमर हो? अब ये मत बोलना मैम हनुमान जी और अश्वत्थामा अमर है। अब बायोलॉजिकल साइंस अभी भी नहीं जस्टिफाई करती। आई एम आस्किंग यू, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो कभी मरे ही ना? अब आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रही हो, नहीं हो सकता यार, इतना टाइम मत वेस्ट करो। और मैं कहूं होता है तो अमीबा, बैक्टीरिया, लीशमेनिया, पैरामीशियम, युग्लिना, इन सब का क्या ईस्ट, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो बड़े होंगे, डिवाइड करेंगे और दो में बन जाएंगे, मरे तो वही नहीं। चलो मान लो एक मर गया तो मैंने उसकी जान ली है, या किसी ने उसकी जान ली, या कोई हादसे ने उसकी जान ले ली, लेकिन अगर कोई सेल दो में डिवाइड हुआ तो वो तो दो बन गया ना फटाफट, अब वो दो इंडिविजुअल हो जाएंगे, मरा कहां? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं। क्लियर बेटा? चलिए अब नेक्स्ट यहां पे जो हमको पढ़ना है दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। बट यहां पे मुझे देखना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग कहलाएंगे। देखिए बेटा, जब बचपन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस बताओ, तो आप क्या बोलते थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव, नॉन लिविंग कैन नॉट मूव, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस।
लेकिन मैं बोलूँ ये सब झूठ था तो? अगर मैं कहूँ कि जो तुमने कैरेक्टर्स लिविंग के पढ़े थे वो एक्चुअली उसके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं ही नहीं, तो धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अब देखो क्या धोखा होता है तुम्हारे साथ। बेटा ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कह सकते हैं। सो यहां पे जो भी कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग की हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। और जब मैं कहती हूं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, मतलब ये वो कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल कह देगा, जिसकी बात में कोई संदेह नहीं होगा कि हां अगर ये है तो ये लिविंग है, अगर ये नहीं है तो ये लिविंग है। वो मतलब आकाशवाणी हो जाएगी, अब आप उसको झुटला नहीं सकते। ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढने हैं मुझे जो उसके लिए एक एपिटोम हो कि भाई इससे तुम लिविंग हो। सो देखिए बेटा, इसके लिए दो कंडीशन हमें ढूंढनी है। पहली कंडीशन, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर वो होता है जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, विद नो एक्सेप्शन। भाई कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि एक में है और दूसरे में नहीं है। एक्सेप्शन एक्सेप्टेड नहीं है। अगर बिना एक्सेप्शन के साथ ये सब में पाया जाता है तब मैं मानूंगी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। दूसरी चीज, ये नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। ये आपका नॉट इन नॉन लिविंग, भाई नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। अब अगर ये दोनों मेरी कंडीशंस लगती है तब तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे, अगर नहीं लगती है तब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे। चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं और देखते हैं हमारे साथ कितना धोखा हुआ है। कौन कौन सी आज तक जो लगती थी प्रॉपर्टीज वो एक्चुअली एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रोथ की। अब देखिए बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक तो होती है थ्योरी, में ऐसे ही समझा दूं, पढ़ा दूं और आगे बढ़ जाऊं। कुछ होते हैं स्पेसिफिक टर्म्स जिसमें आपके नीट पे सवाल आते हैं, बोर्ड्स पे क्वेश्चंस आते हैं। उन वर्ड्स का, उन टर्म्स का वो सारे इंक्लूड आपके होने चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। सो देखिए बेटा, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट ग्रोथ। नाउ ग्रोथ का मतलब क्या है? हम ऐसे ही तो पैदा नहीं हुए थे। हम एक जाइगोट थे जो अपनी मदर की बॉडी के अंदर थे। ये जाइगोट डिवाइड हुआ, एम्ब्रियो बना। इस एम्ब्रियो में अलग अलग ऑर्गन्स बने और ऐसे करते फीटस बना। फीटस बाहर आया, बच्चा, छोटा सा बच्चा बाहर आया, वो डेवलप हुआ, उसकी ऑर्गन्स बढ़ी, उसकी बोन्स बढ़ी, करते 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 आज हम इतने बड़े हो गए भाई। तो ये बेटा हमारी ग्रोथ होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं तो ग्रोथ में दो चीजें हो रही है, increase in cell number and increase in cell mass. Yes or no? ये तो दो चीजें हो रही हैं कि भाई सेल का नंबर भी बढ़ रहा है साथ साथ और बेटा सेल का मास भी बढ़ रहा है साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये बेटा आपके होते हैं ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। These are the twin characters of growth, that is increase in number and increase in mass. चलिए अगली चीज यहां पे आपकी आती है यूनिसेलुलर के अंदर और मल्टी सेलुलर के अंदर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? जैसे उनके अंदर सेल डिवीजन होगी, तो भाई सेल डिवीजन होगा तभी तो नए नए सेल्स बनेंगे, नए नए टिश्यूज, नए नए ऑर्गन्स और बॉडी डेवलप होगी। या मान लो अब हमारी सारी ऑर्गन्स डेवलप हो चुकी है, कोई नया ऑर्गन नहीं आना, लेकिन पुराने सेल्स मरेंगे, नए सेल्स आएंगे, ऐसा भी तो होता है। तो बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होती है वो आपकी ग्रोथ करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब आपकी सेल डिवीजन होगी तो मैं कहूंगी वो आपकी रिप्रोडक्शन भी करेगी
और ग्रोथ भी करेगी। क्या? अगर कोई एक अमीबा लो, एक अमीबा सेल डिवाइड कर रहा है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, 1 से 2 बना, सेल डिवाइड किया। अब जैसे ही उसने सेल डिवाइड किया तो ग्रोथ तो हुई, लेकिन बेटा वो 2 भी तो बन गया। अब वो दो सेल वाला अमीबा थोड़ी कहलाएगा, वो 2 अलग अलग अमीबा कहलाएगा। तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, कि ये दोनों एक ही बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। चलिए अब आगे देखते हैं प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में। देखिए बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आपको 10th की तरह नहीं पढ़ना कि मैम इसका आंसर बता दो कैसे लिखना है। एनसीईआरटी को रीड करने की हैबिट डालो, लाइन बाय लाइन को समझने की प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे टर्म से क्वेश्चन आता है, एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जो मिस नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्लांट्स और एनिमल्स की बात करती हूँ, क्या क्या डिफरेंस है बेटा? एनिमल्स के अंदर ग्रोथ आपकी हमेशा हो सकती है। क्या हमेशा तुम्हारी हाइट बड़ी होती है? कि छोटे थे जब मासी के घर गए तो मासी तुम्हारे लिए गेट खोलती थी, तुम ऐसे छोटे छोटे रेंगते हुए आते थे। कुछ साल बाद गए, चलो आधे गेट तक आ रहे हो। कुछ साल और हुए तो बेटा और आ गए गेट तक। कुछ साल और हुए तो भैया तुमने गेट चीर दिया, पता लगी मासी जो भी था गुजर गया और तुमने भाई घर ही उखाड़ डाला। पता लगे तुम्हारे गुजरने का समय आ गया और तुमने पूरा मोहल्ला ही उड़ा डाला। चलते चलते ऐसा होता है कि हम विशाल होते रहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हाइट भी बढ़ती रहती है। नो, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ बेटा लिमिटेड होती है, डेफिनेट होती है। आप उसको मेजर भी कर सकते हो और वो ऐसा नहीं है कि हर समय होगी। सो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिखना चाहती हूं। एनिमल्स के अंदर बेटा जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, डेफिनेट, यू कैन कैलकुलेट एंड इट इज लिमिटेड। लेकिन प्लांट्स के अंदर बेटा अनलिमिटेड होती है। प्लांट चलो उसकी लाइफ साइकिल उतनी है तब तो मर जाएगा, लेकिन जब तक उसकी लाइफ साइकिल है तब तक वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो बेटा ये अनलिमिटेड होती है, यानी उसके जिंदगी के थ्रू आउट होती है, थ्रू आउट द लाइफ, और इनडेफिनेट होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, मैं नॉन लिविंग से और लिविंग से कंपेयर करना, वो भी तो करना है भैया, हमें ये भी तो चेक करना है कि नॉन लिविंग में है कि लिविंग में नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, तुम सभी ने ऐसा तो किया ही होगा, किया है कभी ऐसा कि आए स्कूल से आए, मम्मी मैं आ गया, बैग उठाया फेंका, जो कपड़े उठाए कुर्सी पे डाले, फिर मम्मी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, चेंज किया कपड़े कुर्सी पे फेंके, मम्मी मैं आ गया, कपड़े उतारे कुर्सी पे फेंके। अगले दिन करते करते ये पहाड़ बन जाता है, कुर्सियों के ऊपर ये पहाड़ कपड़ों का तुमने बना दिया। ऐसा किया है? सब नहीं किया होता है, झूठ मत बोलना, मैंने भी किया है। ठीक है, तो बेटा ये तो सब नहीं किया होता है। तो यार यहाँ पे भी तो ग्रोथ हो रही है, ये भी तो बेटा ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इतनी ही रहती है? क्या ये इतनी ही रहती है? भाई जिस दिन पापा आ जाते हैं सामने, या जिस दिन पापा की धमकी आ जाती है, या अगले दिन वो वहीं खड़े हो गया, संडे आ गया पापा तुम्हारे सामने, तब तो तुम उसको छोटा कर देते हो ना, तब तो वो कपड़े कैसे तय करके अलमारी में सेट हो जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, बट इट इज रिवर्सेबल। रिवर्सेबल बोले तो कि आप उसको वापस छोटा कर दो। लेकिन अगर मैं लिविंग की बात करूं तो ऐसा होता है, आज मैं लंबी हूं कल मिली छोटी हो गई, ऐसा होता है। परसों मिली फिर मेरा मन किया लंबी होने का। भाई ऐसा होता तो भाई हम तो कहीं पे भी कभी भी जा सकते,
कि आज ये लंबे हो जाएंगे, कल ये छोटे हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो बेटा यहाँ पे आपका लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है कि नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ आपकी रिवर्सिबल होती है एंड इट इज एक्सट्रिंसिक, बाहर से होती है, एक्सटर्नल होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर होती है, सेल का नंबर मास बढ़ रहा है, आप इसको घटा नहीं सकते हो, तो ये इंटरनली आपकी ग्रोथ होती है एंड इट इज नॉन रिवर्सिबल। तो ये बेटा आपकी लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एक और पॉइंट कि नॉन लिविंग में ये बेटा बाई डायरेक्शनल है, दोनों आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, लेकिन लिविंग में यूनी डायरेक्शनल होता है। अब ये तो हो गई सारी बातें। अब ये बताओ क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है? क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है? क्या कहा था मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए? नंबर 1 पॉइंट कि डिफाइनिंग के लिए ये सारे लिविंग में होनी चाहिए। सब में होता है? होता है। ये नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए, नॉन लिविंग में तो हो रही है। अब कैसे हो रही है बात अलग है, हो तो रही है ना। सो ये बेटा इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर और कैरेक्टर ऑफ लिविंग। हो गया ना धोखा? कहते थे ना ग्रो करते हैं लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नो, दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? आप मैं आज इतने सारे इंसान हैं तभी तो है ना, जब इंसान इंसान को जन्म दे रहा है। अगर रिप्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो स्पीशीज की लाइफ कैसे कंटिन्यू होगी? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल। दूसरी चीज बेटा ये इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। भाई ये नहीं होगी तो स्पीशीज में कंटिन्यूशन नहीं होगा। अब ये तो हो गई बात, रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं? रिप्रोडक्शन तो सब करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या ये रिप्रोड्यूस करते हैं? बताइए बेटा। ऑब्वियसली नहीं। ऐसा थोड़ी है कि एक टेबल रखी, अगले दिन आए 2 टेबल हो गई। ऐसा तो नहीं आज मेरे पास इतने कपड़े हैं, वाओ यार ऐसा ही कुछ गिफ्ट करना है मुझे, 2 हो गए 4 हो गए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। अच्छा अब अगर मैं लिविंग की बात करूं, चलिए ये तो मेरी सेट हो गई प्रॉपर्टी। लिविंग की बात करें तो यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बट अब यहां पे एक सवाल था कि कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सेप्शन एट ऑल। यानी बेटा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने चाहिए, कोई ऐसा बीच का ना हो जो रिप्रोड्यूस नहीं करता। सो मैं क्या कहूंगी, एक्सेप्शन क्या यहां पे है? बिल्कुल है बेटा। कैसे? देखो आप बात कर लो म्यूल की। म्यूल बोले तो खच्चर। खच्चर किसका बेटा है पता है? खच्चर फीमेल हॉर्स, जिसको मेयर कहते हैं, मेल डोंकी जिसको जैक कहते हैं, इसका बच्चा होता है। ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है। सेम स्पीशीज ही आपस में रिप्रोड्यूस करती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देती है। ये अपने आपस में इन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया, ये हमने करवाया है। हमने इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक खच्चर में पाए। और खच्चर गधे की तरह सामान भी ढो सकता है, हॉर्स की तरह थकता भी नहीं है। तो बेटा म्यूल एक हाइब्रिड है, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होता। सो दिस इज इनफर्टाइल। कुछ आपकी इनफर्टाइल वुमेन होती है, औरत जन्म देती है
औरत को मां बनने का सौभाग्य मिलता है। कहते हैं ना, औरत के पास एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी होती है टू बिकम अ न्यू पर्सन, टू बिकम अ मदर, एंड इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत टफ है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन क्या यही है कि औरत की निशानी? क्या अगर औरत मां नहीं बनती तो वो औरत नहीं है? क्या अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती तो क्या उसकी जिंदगी का कोई एम नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। हर किसी का लाइफ का एक एम है। आफ्टर ऑल वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना भाई, वो भी तो जीती जागती इंसान है। उसको भी मन है जो वो करना चाहे, वो कुछ और कर सकती है, कुछ उससे भी बड़ा। तो ऑब्वियसली इंसान तो है, और एक अच्छी इंसान भी है, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करती। अगर औरत कोई रिप्रोड्यूस नहीं करती बेटा, इनफर्टाइल वुमेन कहलाते हैं। तो एक्सेप्शन तो है, देयर आर चांसेस। वर्कर हनी बी। आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरीके की मधुमक्खियां होती हैं। एक क्वीन हनी बी जो रिप्रोड्यूस करती है, मेल ड्रोन्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, और बाकी फीमेल हनी बीज, क्योंकि एक छत्ते में एक ही फीमेल रिप्रोड्यूस करती है, वो भगती है, सारे ड्रोन्स उसके पीछे पीछे भगते हैं। तो आपका एक फीमेल जो होती है, बाकी की वर्कर हनी बीज, वो उनका काम होता है नेक्टर इकट्ठा करना। यहां से इकट्ठा करके ले आई, पॉलन इकट्ठा किया, हनी वगैरह बनाने में मदद करती है। तो वर्कर हनी बी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, ये भी आपकी स्टेराइल होती है। तो एक्सेप्शन तो हो गया, और जब यहां पे एक्सेप्शन हो गया तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं है। सो इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कितनी अजीब सी बात है, फिर से मजाक हो गया। अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। चलिए बेटा, एनसीईआरटी की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है यहाँ पे किसी किसी ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे मैं छोटा सा स्निप लेके आई हूँ। तो देखिए, जैसे फंजाई होता है, तो आप सभी ने फंजाई देखा होगा। यस, आपने देखा है। अब आप पूछोगे मैम हमने नहीं देखा, मैं बोलूंगी देखा है। तुमने खुद से बनाया है? तुमने कभी अपना टिफिन लेकर के गए हो स्कूल में, अगले दिन संडे है, टिफिन निकालना भूल गए हो? भूल क्या गए, रोज तुमने निकालते, तुम्हारी मम्मी निकालती है मान लो, या अपने छोटे भाई बड़े बहन से निकलवाते हैं, और वो टिफिन रह जाता है अंदर संडे वाले दिन, और उसके बाद उसको मंडे खुलता है, उसके अंदर स्मेल आती है, फंगस लग जाता है। या रोटी खाते हो बाहर रख देते हो, ब्रेड खाते हो बाहर रख देते हो, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस लग जाता है, दैट इज अ फंगस। फंगस के स्पोर्स हमेशा हमारे आसपास होते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा ग्रो करता है। दिस इज द स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर्स हैं। आगे देखिए बेटा, तो ये एसेक्सुअल आपके स्पोर्स होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। लो ऑर्गेनिज्म में जैसे ईस्ट में और हाइड्रा में, तो ईस्ट यहाँ पे ये रहा, ईस्ट में ऐसी बडिंग होती है, अभी अभी आप 10th से पढ़ करके आए हो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ईस्ट में आपकी बडिंग होती है बेटा, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपने पढ़ा था, ट्रू रीजेनरेशन होती है, जितने टुकड़ों में बांट दो हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसमें ट्रू रीजेनरेशन होता है। आपके फ्रैगमेंटेशन दिखाते हैं कौन कौन? प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। अब ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो मॉसिस क्या होते हैं एक्चुअली? मॉसिस आर ब्रायोफाइट्स, और प्रोटोनीमा ऐसा एक चेन जैसा होता है, उनके रूट्स जैसा जो, तो ये भी बेटा ऐसे फ्रैगमेंटेशन से बढ़ती है। और आपका एल्गी, फिलामेंटस एल्गी जैसे कि स्पाइरोगायरा, फंजाई, ये आपका फ्रैगमेंटेशन से होता है। दिस इज अमीबा, बाइनरी फिजन से होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पे बात आती है मेटाबॉलिज्म। अब देखिए बेटा, मेटाबॉलिज्म एक अलग चीज है। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं,
डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, कितने सारे प्रोटीन्स बन रहे हो रहे होते हैं, कितने सारे टूट रहे होते हैं, हर जगह केमिकल 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 रिएक्शंस। यहाँ पे लेकिन अगेन एक दुविधा है। अब ये चीज आप मुझे सोच करके बताओगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी मैं ये आपको बताऊंगी कि ये बेटा आपकी एक दिस इज द फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और अगली सारी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डिफाइनिंग होने वाली है। जैसे कि आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम बने कैसे हैं, हम सेल से, सेल बन के टिश्यूज, ऑर्गन वगैरह वगैरह, तो यूनिसेलर भी सेल से तो बना है। जैसे कि कॉन्शियसनेस, हमें पता होता है हमारे पास कोई चीज आ रही है, हमें भागना है, हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, अपने आप को बचाना है, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें नॉन लिविंग में तो नहीं होती, ये तो सारी लिविंग होती है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, मैं तो बेटा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी प्रोटीन बना सकती हूँ, तो मैं अपने अंदर प्रोटीन बना रही हूँ, तो वो टेस्ट ट्यूब मेरी लिविंग क्यों नहीं हुई? अब ये सोच करके आप बताइएगा। आज हमने यहाँ पे किया जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं थी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो आपको थर्सडे को लेक्चर आएगा, उसमें बेटा इस टॉपिक को खत्म करके अगला टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। नाउ शुरुआत में विल गो विद स्लो, बट इवेंचुअली जैसे जैसे आपको समझ में आएगा, आपकी पेस बन जाएगी और आपको सारी ये चीजें आसान लगेंगी। सो हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो वील बी कमिंग बैक ऑन थर्सडे, बेटा आपके पास क्लास आएगी। सो अभी के लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा जो मैंने पूछा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो बाय बाय एंड थैंक यू।